नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सामान्य हिंदी में बताऊंगा जैसे कि वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के बारे में बताऊंगा मैं। वर्णमाला आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, सबको पता है स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है, टेट में अक्सर ये इसका टेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये वर्णमाला क्या होता है। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि वर्णमाला क्या होता है। तो जानते हैं वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों का मतलब क्या कहता है, वर्णों का जानते हैं वर्ण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण क्या होता है, जिसके टुकड़े या खंड ना हो। ठीक है, जिसके टुकड़े या खंड ना हो, इसका मतलब टुकड़े या खंड का मतलब जैसे हमारा ये क्या है, का। ठीक है, क्या है, का। अब का टुकड़ा कैसे करेंगे, मतलब ये है, अगर हम इस तरह लिखें, कितने टुकड़े में कर दिए, 4 टुकड़े में कर दिए हम का को, तो ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे लिखा है हम आ का टुकड़ा करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, तो ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए हम वर्ण क्या होता है, जिसके टुकड़े या खंड ना हो, क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर क्या होता है, अक्षर जिसको नष्ट या कम नहीं कर सकते। क्या होगा, अक्षर। यानी वर्णमाला क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है, जिसके टुकड़े या खंड ना हो, वर्ण होगा। अक्षर क्या है, जिसको नष्ट या कम नहीं कर सकते, हमारा अक्षर होगा। अब एक और आता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के बारे में जानते हैं। ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, प्रत्येक वर्ण की अपनी आवाज होती है। क्या होती है, प्रत्येक वर्ण की अपनी आवाज होती है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अलग अलग ध्वनियों से होता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि क्या है, प्रत्येक वर्ण की अपनी आवाज होती है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अलग अलग ध्वनि से होती है। जैसे ये हमारा क्या है, का, ये, आ, ये, मा। ठीक है, अब ये का क्या है, एक वर्ण है, और आ क्या है,
वर्ण है, माँ भी क्या है, एक वर्ण है। यानी कि ये वर्ण सभी तो क्या है, वर्ण है, लेकिन इनकी जो ध्वनियां हैं अलग अलग। जैसे का की ध्वनि, आ की ध्वनि, माँ की ध्वनि। ठीक है, तो आगे इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यदि आप क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन इस प्रकार दे देगा, शब्द, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी जैसे देगा ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन दे देगा ए शब्द, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी ध्वनि। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें वर्ण को ही ठीक लगा देंगे। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, लेकिन जब इसमें ध्वनि दिया रहेगा ऑप्शन में तो हमारा सही क्या होगा, ध्वनि। अगर ध्वनि नहीं होके, ध्वनि यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे वाक्य लिख दिया जाए तो होगा क्या, तब हमारा होगा वर्ण। ठीक है, इसी के सीक्वेंस में हम जानते हैं कि कौन सी ध्वनि मतलब छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस से देखते हैं कि सबसे छोटी में ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्दांश, शब्दांश के बाद शब्द, शब्दांश के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध। ठीक है, पदबंध को ही हम कहते हैं उपवाक, इसी को हम उपवाक भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं उपवाक भी कहते हैं, सॉरी उपवाक, उपवाक। ठीक है दोस्तों, उपवाक। और इसके बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, अध्याय के बाद रचना। ठीक है, रचना में ही जैसे हम ग्रंथ। ठीक है, चलिए जब पूछेगा सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि। अगर ध्वनि ना दे के ऑप्शन में वर्ण दिया है, अक्षर दिया है, शब्दांश दिया है, तो तब जाके हम वर्ण लगाएंगे। ठीक है, अगर वर्ण ना रहे तो अक्षर। ठीक है, और पूछ दिया भाषा की बृहत्तम सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, हमारा वाक्य। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वाक्य। तो आगे बढ़ते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण, वर्ण अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा, चाहे 2 या तो 3 भी दे सकता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि 2 दिया है कि 3 दिया है। ठीक है, हम बताएंगे आपको 3 प्रकार से। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह क्या क्या है, स्वर,
व्यंजन और अयोग वाक्। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? जिसको बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाए या किया जाए, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी स्वर क्या है? जिसको बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाए या उच्चारण किया जाए, स्वर होता है। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी भी वर्ण की सहायता नहीं होती है। अब व्यंजन क्या है? अब व्यंजन में जिनको स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए, क्या हो जाएगा? व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए वो व्यंजन होते हैं। अब अयोग वाक् क्या होता है? ठीक है, अब जानते हैं अयोग वाक् के बारे में। अयोग वाक् ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कि बिना वर्णों की सहायता से प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, स्वर हम कितने प्रकार से लिखते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोग वाक्। स्वर क्या है? इनको बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाए, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है? जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए। और अयोग वाक् क्या है? ये एक प्रकार का चिन्ह होते हैं जो कि बिना किसी वर्णों की सहायता से प्रयोग नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक प्रकार से पढ़ेंगे। स्वर को पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर अयोग वाक् को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर व्यंजन को भी साइड में रख के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अयोग वाक् के बारे में। पहले अयोग वाक् को पढ़ लेते हैं, तब जाके स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अयोग वाक्। ठीक है, अयोग वाक्। अयोग वाक् क्या होता है? अयोग वाक् हिंदी में अयोग वाक् की संख्या, अयोग वाक् की संख्या 4 होती है। ठीक है, यानी अयोग वाक् हिंदी में अयोग वाक् की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, मूल अयोग वाक्, मूल अयोग वाक् की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यानी अयोग वाक् की संख्या हिंदी में अयोग वाक् की संख्या 4 होती है और मूल अयोग वाक् की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, और इसी में एक प्रकार वाली पॉइंट लिख लीजिए कि संस्कृत में अयोग वाक् की संख्या
कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मूल अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं? चिन्ह देख लीजिए, ये क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। और दूसरा क्या है? विसर्ग। तीसरा हलंत। चौथा जो होता है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, यानी हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 4। तो कौन कौन सी होती है? अनुस्वार, विसर्ग, और दूसरा तीसरा क्या है? हलंत। चौथा क्या है? अर्धचंद्र बिंदु। तो हम सबके बारे में एक प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं दूसरी पॉइंट, मूल अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो कौन कौन सी होती है? 2 अंक और यही क्या है हमारा? अनुस्वार है। और ये हमारा क्या है? विसर्ग। ठीक है, तो मूल अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और आहा, यानी इसमें अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये हमारे मूल है। और संस्कृत में जो यही है तीनों, एक तो अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, इन्हीं तीनों का प्रयोग होता है संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में अनुस्वार, विसर्ग और हलंत का इन्हीं तीनों का प्रयोग होता है। और ये संस्कृत में हलंत का, इसका अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सबका एक एक पढ़ते हैं। अब हम बारी बारी सबका पढ़ते हैं, चारों के बारे में। ठीक है, अब इधर लिखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, यहाँ लिखते हैं चिन्ह। चिन्ह, और यहाँ लिखते हैं प्रयोग। ठीक है, अयोगवाह, चिन्ह और प्रयोग। अयोगवाह कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। इसका चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, ये किसी भी वर्ण पे ऊपर लगता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग जैसे क्या है? संसार। ठीक है, और अंक। ठीक है, और क्या है? संधि और स्वयं। अलंकार। ठीक है, तो ये अयोगवाह कौन सा है? अनुस्वार है। ये क्या है? ये किसी भी वर्ण के पहले या लास्ट में भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है। ठीक है, यानी कि ये किसी भी वर्ण के ऊपर पहले भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है और लास्ट में भी लग सकता है। ठीक है, तो अनुस्वार के जान के पहला क्या होता है, कैसे लगता है, अब जानते हैं आगे। अब जानते हैं विसर्ग के बारे में। ठीक है, अब विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है? विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे प्रायः, प्रातः। ठीक है, प्रायः, प्रातः, दुख, और स्वतः। जो दिख रहा है
ये लिख देते हैं स्वतः। ठीक है दोस्तों, तो विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है? विसर्ग का चिन्ह ये होता है 2 बिंदु, हमेशा ये क्या लगता है? ठीक है, लास्ट में लग सकता है, बीच में भी ले सकता है। ठीक है, विसर्ग हो गया। अब आगे आते हैं, जानते हैं हलंत के बारे में। ठीक है, तो हलंत का जो चिन्ह होता है इस प्रकार। ठीक है, किस प्रकार होता है? इस प्रकार हलंत जिस भी व्यंजन पे लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर पे नहीं लगता है, व्यंजन पे ही लगता है। ठीक है, तब इसको देखते हैं, सर प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे पाठ्य हो गया, क्या हो गया? पाठ्य हो गया। और द्वारा हो गया। ठीक है, मिट्टी हो गया, पट्टी हो गया। ये सब पे क्या लगा है? हलंत लगा है। ठीक है, ये हलंत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अर्ध चंद्र बिंदु के बारे में। अर्ध बिंदु कैसे लगता है? इस प्रकार। ठीक है, अर्ध बिंदु का चिन्ह कैसे है? इस प्रकार से। अब इसका प्रयोग जैसे आँख, दांत में भी लगता है, और अंधेरा। ठीक है, और पांव में भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह कैसा रहता है? ये अर्धचंद्र बिंदु है। आंख, दांत, अंधेरा, पांव, और भी शब्द है। ठीक है, तो बस खाली तो बताने के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जान गए अनुस्वार, विसर्ग और अर्धचंद्र बिंदु, हलंत के बारे में जान गए हैं। अब जानते हैं हम स्वर के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? स्वर आप बता चुके हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनको उच्चारण करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं होती। ये हो गए हमारे स्वर। स्वर क्या है? स्वर हमारे स्वतंत्र हैं और इनको उच्चारण करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं होती है। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले संख्या जान ले, कितनी होती है संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो संख्या देखते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ली, ए, है, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो स्वरों की संख्या लिख देंगे, कितनी होती है? 11। ठीक है,
स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 11। ठीक है दोस्तों, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और संस्कृत में यही री बड़ी री हो जाती है और एक और री। ठीक है, ये दो और बढ़ जाते हैं जिसमें संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी जाती है? संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। क्यों? क्योंकि ये री और री, ये दो स्वर और बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनके शब्द कौन कौन से बन जाते हैं? ऋचा, ऋतु। अब इसमें कृपया, कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, तो ये उसके प्रयोग हैं। अब ये हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, उरी, ए ओ और औ। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 और हिंदी में 11। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो स्वरों के भेद होते हैं 4। ठीक है, स्वरों के भेद कितने होते हैं? 4। तो हेडिंग डालते हैं नंबर 1। कौन कौन से होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पे ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा क्या है? जिह्वा या जीभ प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो चौथा क्या है? मुखाकृत के आधार पर, यानी मुख के आधार। ठीक है, तो स्वरों के भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, जिह्वा जीभ प्रयोग के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर। ठीक है, तो स्वरों के कितने भेद हैं? 4। तब इनके बारी बारी से सबके बारे में हम सब डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, जान लेते हैं मात्रा क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मात्रा क्या होती है। ठीक है, मात्रा क्या होती है? तो सबसे आसान भाषा में है कि उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या है? हमारी मात्रा। उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या है? मात्रा है। जैसे आ और ये ओम। अब इसमें उच्चारण करिए। आ 1 सेकेंड लगा, आ 2 सेकेंड, ओम लगभग 3 सेकेंड लगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक मात्रिक हो गया। अब ये द्विमात्रिक और ये 3 मात्रिक। यही क्या हमारा है? मात्रा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के बेस पे मात्रा के आधार पर हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, मात्रा के आधार पे
हेडिंग हमारी क्या है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो कितने प्रकार से होते हैं? मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा प्लुत। ठीक है, क्या है? मात्रा उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इसी ह्रस्व को हम कहते हैं एक मात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक। और इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। और दीर्घ स्वर, अब इसको हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अब ये जो लघु स्वर है तो ये क्या हो जाएगा? इनको हिंदी के बड़े स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये मूल स्वर, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहते हैं, या तो हम संधि स्वर कहते हैं, या हम कहते हैं गुरु स्वर। ठीक है, अब प्लुत में इनको हम कहते हैं विशाल स्वर। क्या कहते हैं? विशाल स्वर। और या तो इसी को कहते हैं हम त्रिमात्रिक। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। और या इसी को हम कहते हैं पवित्र स्वर। क्या होता है? पवित्र स्वर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मूल स्वर कौन कौन सा होता है। मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। तो आ, ई, उ और री। ठीक है, तो मूल स्वर कौन कौन से है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। तो संयुक्त स्वर और संधि स्वर और गुरु स्वर किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर को। और संयुक्त स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम मूल स्वर को यानी समान स्वर छोटा आ और प्लस छोटा आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? बड़ा आ। ठीक है, तो इसी प्रकार ई को जोड़ते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक है, अब इसी में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा ऊ। ठीक है, अब री में अब छोटी री और प्लस छोटी री क्या हो जाएगा? बराबर बड़ी री। अब जो कि बड़ी री का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते, यही सो जो है संस्कृत प्रयोग होता है, इसमें संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, ये सही स्वर कितने हो गए? 3। बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। अब हम संधि स्वर क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि जब हम जोड़ेंगे छोटा आ में छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। फिर हम छोटा आ और प्लस हम इसमें जोड़ेंगे ए तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब दूसरा, अब छोटा आ में हम जोड़ते हैं बड़ा छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ तो क्या होगा? वो बन जाएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं छोटा आ प्लस वो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आओ। हम इन्हें संयुक्त स्वर या इसको और भी कहते हैं सजाती स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं?
सजातीय स्वर कहते हैं। किसको? बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ को। क्यों? क्योंकि ये समान स्वरों में जुड़ते हैं, समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, बड़े स्वर या द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखते हैं ए और ए, ओ और औ, ये क्या हमारे हैं? इन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं, विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों, विजातीय स्वर क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। ठीक है दोस्तों, पवित्र स्वर या त्रिमात्रिक स्वर या विशाल स्वर, इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो होता है हमारा ओम, ये हिंदू धर्मों में ये अक्सर इसका उच्चारण करते हैं ओम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पवित्र स्वर। क्यों? जैसे गिनती में आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6। अब हिंदी का ये क्या है? 3 है ना, इसको हम इसमें प्रयोग करते, जैसे ओम, इसलिए क्या है? ये त्रिमात्रिक हो गया। इसमें है ना बीच में 3 लगा, इसलिए क्या है? ये त्रिमात्रिक स्वर। पवित्र स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम ओम का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या है? ये पुरुष स्वर क्या है? पवित्र स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है, जो कि मूल स्वर कितने पड़े? मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। तो मिला के कुल संख्या कितनी हो गई स्वरों की? कितनी हो गई? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, और मूल स्वर कौन कौन सा होता है? आ, ई, उ और री। ठीक है, ये क्या है? हमारे हैं मूल स्वर। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब मात्रा के आधार पे हमने स्वरों को पहचान कर ली। अब इसके बाद हम करते हैं दूसरी हेडिंग हमारी जो है ओष्ठ के आधार पर। अब हम जानेंगे ओष्ठ के आधार पर दूसरी हेडिंग। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर। ठीक है, तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 2। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर, और दूसरा क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 2। एक वृत्ताकार स्वर और ये अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार क्या? जो कि जिनका उच्चारण करने पर हमारे जो होठ है वृत्त के आकार की तरह यानी गोलाकार बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। अब अवृत्ताकार जो गोलाकार ना बने, अवृत्ताकार हो जाएगा। जैसे कौन कौन सा स्वर देखिए बनते हैं? एक तो बनता है छोटा ऊ, दूसरा बड़ा ऊ और ओ और औ। बोल के देखिए दोस्तों इसको। ऊ, ऊ बोलिए, हमारा वर्ड कैसे बन रहा है? गोलाकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। यानी कि दूसरे भाषा में इसको लिख सकते हैं कि ऊ से इससे
ऊ से बनने वाले जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर। ठीक है, कैसे? अब जैसे ऊ तो है ही हमारा, अब बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ में क्या क्या जुड़ा है? ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। अब ओ में कैसे ऊ जुड़ा है? एक तो आ है और प्लस ऊ है, मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। और आओ में इसमें एक बना है, आ जुड़ा है और प्लस ओ मिलके आओ बनता है। तो इसमें आ प्लस ऊ, अब इसमें भी ऊ जुड़ा है, इसमें भी ऊ लगा है, इसमें भी, इसलिए क्या है? ऊ से बनने वाले जितने भी स्वर हैं सबको क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो इधर देखते हैं वृत्ताकार स्वर। अब जितने भी कितने स्वर हो गए? 4 हो गए इधर, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बाकी बचे जितने स्वर हैं, जितने बच्चे बच गए वही क्या हो जाएगा? हमारा आवृत्ताकार। जिसमें जैसे क्या है? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए और ऐ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए? 7 इधर, यानी कि वृत्ताकार स्वर कितने हैं? 4। आवृत्ताकार स्वर कितने हैं? 7। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिख देते हैं कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या, वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आवृत्ताकार स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या कितनी है? 7। तो वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं? एक तो आता ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये हो गया हमारे वृत्ताकार। और आवृत्ताकार में कितने? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए और ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे वृत्ताकार स्वर, आवृत्ताकार स्वर। तो 2 प्रकार से हमने सीख लिया। एक तो हम मात्रा उच्चारण के आधार पर जान गए और दूसरा क्या जान गए? वो प्रयोग के आधार पर जान गए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो अगली हमारी रीडिंग होगी, तीसरी हेडिंग हमारी क्या होगी? जिह्वा या जीव प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जिह्वा या जीव प्रयोग के आधार पर। तो इसको हम पढ़ेंगे कल। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए लोग जितने भी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।